आ गई हूँ मैं आपकी दोस्त आपकी होस्ट इकरा नईम एंड आई वेलकम यू ऑल टू माय शो दिल खोलकर। एक ऐसा शो जिसमें हर शख्स बता सकता है अपनी कहानी अपनी ज़बानी। अ स्ट्रॉन्ग वुमेन लुक्स इन द चैलेंज एंड सिंपली स्माइल्स। हमारी आज की एपिसोड की जो गेस्ट है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। उनकी ज़िंदगी में एक चैलेंज आया मगर शी एक्सेप्टेड दैट चैलेंज और उन्होंने हिम्मत नहीं हारी मगर उसको एक्सेप्ट करके वो आगे बढ़े। सो खवातीन और हजरात, लेट्स वेलकम आवर टुडेज टैलेंटेड गेस्ट मिस राबिया मेमन। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक, आप बताएं कैसी हैं? मैं भी बिल्कुल ठीक। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग टू आवर शो। तो सबसे पहले मैं जानना चाहूँगी आपके फैमिली बैकग्राउंड के बारे में। अच्छा, मेरे फैमिली बैकग्राउंड में कि मेरे फैमिली में कौन कौन है? हाँ। अच्छा, मेरे फैमिली में मेरी अम्मी है, अब्बू है, मेरे 2 भाई हैं, उसके बाद सिस्टर है, लास्ट में हूँ सबसे लाडली। हाँ, ये कह सकते हैं आप। सही। तो आज हमारे पास फैमिली की सबसे लाडली बेटी यहाँ पे सबको प्राउड कर रही हैं माशाल्लाह। सही। तो आप आप लॉ अभी पढ़ रही हैं, तो सबसे पहला एक सवाल जो माइंड में आता है वो ये आता है कि ऐसी क्या चीज़ थी जिसने आपको मोटिवेट किया या आपका कोई रोल मॉडल था फैमिली में या किसी ने कहा जो आप लॉ के साइड पे गए? अच्छा, व्हेन आई वाज इन 9th स्टैंडर्ड, जब मैं 9th क्लास में थी तो मैंने एक वीडियो क्लिप देखी थी अस्मा जहांगीर की। तो उस अस्मा जहांगीर की जो वीडियो थी वो इतनी इंस्पायरिंग वीडियो थी कि मैंने कहा कि मुझे भी इस जैसा बनना है। लाइक दैट वीडियो इज़ वेरी मोटिवेटेड। तो मैंने कहा कि भाई मुझे भी अस्मा जहांगीर बनना है, उसके जैसे बोल्ड बनना है कि भाई जिसे पता हो कि अपने फंडामेंटल राइट्स कौन से हैं, उनके उसके हकूक़ कौन से हैं, सारी चीज़ें उसे पता हो। तो उस दिन से मैंने ये डिसाइड कर लिया कि मुझे इस फील्ड में जाना है। तो फिर जब 9th स्टैंडर्ड मेरा कंप्लीट हुआ, मैट्रिक कंप्लीट हुआ, तो मेरी फैमिली का ये था कि भाई मैं मेडिकल फील्ड की तरफ जाऊँ, क्योंकि फर्स्ट ईयर और इंटर हम चूज़ करते हैं कि आप किस साइड जाना चाह रहे हैं। तो फिर मेरी फैमिली का ये था, तब भी मैंने अपनी फैमिली को नहीं बताया कि भाई मेरा कोई ये मोटिव है कि मैं इस फील्ड में जाऊंगी। तब मैंने कहा कि भाई मुझे मेडिकल की तरफ जाना ही नहीं है और मेरा कोई शौक भी नहीं है इस साइड, कोई इंटरेस्ट भी नहीं है। तो फिर मैंने इंजीनियरिंग की, ठीक है, फर्स्ट ईयर इंटर मैंने इंजीनियरिंग पढ़ी। उसके बाद फिर जब कंप्लीट हो गया तो फिर मेरे अब्बू का ये था कि भाई अब तुमने इंजीनियरिंग कर ली है तो अब सॉफ्टवेयर एग्जाम दो। हाँ, अब तो तुम्हें सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना है, ठीक है। जब ये बात हुई तब मैंने कहा मैं तो नहीं कर सकती, क्योंकि मेरा तो अलग से विजन बना हुआ है, एक अलग माइंडसेट ही अलग बना हुआ है। बिल्कुल। और हमारे यहाँ ऐसा होता है हमारी सोसाइटी में, या हम कह लें कि हम रूरल साइड की साइड ये होता है कि गर्ल्स के दिमाग में या किसी के दिमाग में कोई एक पर्टिकुलर चीज़ नहीं बिठाते कि आपका कोई करियर होना चाहिए, कोई गोल या कोई मोटिव होना चाहिए। हम सिर्फ एक रेल की पटरी की तरह चलते जाओ, पढ़ते जाओ, जो हाँ, रास्ते में बीच में शादी हो गई तो घर में काम कर लेना। एग्जैक्टली ऐसा ही कुछ होता है। तो उनका कोई मोटिव नहीं होता, कोई गोल नहीं होता। तो मैं समझती हूँ कि जब भी आप 9th स्टैंडर्ड में हो, मैट्रिक स्टैंडर्ड में हो, या किस फर्स्ट इंटर में हो, या कोई भी डिग्री अभी कर रहे हैं, तो आपके पास कोई मोटिव होना चाहिए कि मुझे इस साइड जाना है, मुझे इस पर्टिकुलर फील्ड में जाना है। कोई मतलब मोटिव होना चाहिए था आपके पास। जब आपके पास मोटिव ही नहीं होगा तो फिर ऑब्वियसली कैसे, और आप अपने राइट्स के लिए भी तभी बात करेंगे ना जब माइंड में एक गोल होगा। ठीक है। तो आपके बाबा चाह रहे थे आप सॉफ्टवेयर इंजीनियर बने, लेकिन अभी ये लॉ कर रही हैं, तो ये क्या हुआ बीच में कि आपने उनको कन्विंस किया? ठीक है, फिर मैंने उनकी बात रखी, उनका मान रखा, कहते हैं ना बेटी ने मान रख लिया। तो फिर मैंने पूरे 6 मंथ पूरी तैयारी की कि भाई मैं टेस्ट दे सकूं। ठीक है, फिर मैं हैदराबाद आती थी उसके लिए। तो फिर मैंने मेहरान की टेस्ट दी और कायदे अवाम यूनिवर्सिटी थी नवाबशाह की, दोनों की मैंने टेस्ट दी। ठीक है, कायदे अवाम में तो मेरी हो गई, बट मैं जाना नहीं चाह रही थी, और मेहरान में जो पर्टिकुलर फील्ड मुझे चाहिए थी उसमें नहीं हो सका। तो फिर मैंने कहा जब वो मिल ही नहीं रहा तो फिर फ़ायदा क्या। फिर मैंने अपने पेरेंट्स को बताया कि भाई ये सारी चीज़ें हैं, मुझे अब लॉ करना है। अच्छा, एक मिनट, कहीं आपका प्लान तो नहीं था कि नहीं बस नहीं पढ़ती ना हो कन्विंस कर लूं? मजाक कर रही हूं। ऐसा कुछ भी नहीं था। लाइक फिर एक दिल होता है ना इंसान की, अगर सारी चीजें आप कितना भी अगर पढ़ लो, लेकिन अगर आपका दिल ही नहीं है तो ऑब्वियसली कैसे वो हो पाएगा। सही बात है। तो इसी वजह से फिर मैंने अपने पेरेंट्स को कन्विंस किया। मतलब 3-4 दिन लगे मुझे कन्विंस करने में।
बहुत कम अरसा था। हाँ, तो वो जल्दी मान भी गए, क्योंकि पेरेंट्स होते हैं वो अपने औलाद अल्टीमेटली, हाँ, उनके यही गोल होता है कि औलाद खुश हो, जिसमें हाँ, सही बात है। तो फिर मुझे 2 दिन पहले पता चला, क्योंकि मेरे भाई एक फॉर्म लेके आया था एलएटी, तभी न्यू इंट्रोड्यूस हुई थी, तो वो एक फॉर्म लेके आया था कि ये फिल करना है, 2 दिन के बाद तुम्हारी एलएटी की टेस्ट है। सही है, तो फिर मैंने कहा मेरी तो कोई तैयारी नहीं है, 2 दिन में कैसे हो सकता है। 2 दिन वाकई, तो 2 दिन मेरे लिए एक चैलेंज था 2 दिनों में, बट अल्हम्दुलिल्लाह वो मेरा क्लियर हो गया। लाइक मैंने सिर्फ 2 दिन ही तैयारी की थी। मतलब बाकी कहते हैं कि when there is a will, there is a way, तो यही बात है, जबरदस्त। तो फिर आपका क्लियर हो गया, तो फिर ऑब्वियसली आपके पेरेंट्स पहले से ही कन्विंस थे, तो इस तरह यूनिवर्सिटी में अपने एडमिशन। हाँ, फिर मैं हैदराबाद में आई, ठीक है, डिफरेंट यूनिवर्सिटीज में विजिट किया, फिर मैंने देखा कि कौन सा कॉलेज ज़्यादा बेटर रहेगा मेरे लिए, तो फिर मैंने चूज किया एवरेस्ट लॉ कॉलेज, जो अयाज लतीफ मलिक का कॉलेज है, ठीक है, क्योंकि मैं उसकी वीडियोस भी देखती थी और मुझे वो ज़्यादा इंस्पायर करता था, जाना चाह रही थी। वैसे तो मैं मटियानी में रहती थी, अब मसला ये आ रहा था कि भाई एक बच्ची जो मटियानी में रहती है वो रोज आउटिंग कैसे करेगी, ये मेरे ज़्यादा सवाल था। और मेरे पेरेंट्स हॉस्टल के क्लास से वो कह रहे कि नहीं, वहाँ पर ना इंसान की जो सेहत है वो इतनी अच्छी नहीं रहती। और ऑब्वियसली पेरेंट्स अपने बच्चों के लिए कंसर्न होता है, तो उनके लिए डिफिकल्ट होता है राजी होना इस बात के लिए। सही, फिर क्या हुआ? फिर मेरी पूरी फैमिली मेरी वजह से हैदराबाद शिफ्ट हुई। अच्छा, वेरी नाइस। मतलब ये पेरेंट्स पहले आपको फोर्स कर रहे थे कि आप सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग करें, बट माशाल्लाह इनका सपोर्ट इतना ज़्यादा था कि इन्होंने आपके लिए रास्ता बनाया और आसान। वेरी नाइस। कहते हैं ना कि अगर पेरेंट्स ही अपने औलाद को सपोर्ट करेंगे तो उनके कामयाबी में और 4 चांद लग जाएंगे। बिल्कुल। तो अगर वो यहाँ पे शिफ्ट हो गए, ठीक है, तो फिर आपकी यूनिवर्सिटी, आप किस ईयर आपकी एडमिशन हुई, कौन सा ईयर? 2019 में मेरी एडमिशन हुई थी, क्योंकि 2018 में मैंने इंटरमीडिएट क्लियर किया था, कुछ 2019 में मेरी एडमिशन हुई। ज़बरदस्त। अब हम आते हैं आपकी यूनिवर्सिटी लाइफ जर्नी पे। तो फिर जो आपका पहला साल था, अच्छा ये मुझे बताएं कि आपकी जो क्लास थी उसमें मेल का ज़्यादा रेशो था या फीमेल स्टूडेंट्स का? अच्छा, जब मैंने एडमिशन ली थी तब सिर्फ सारे मेल थे, कोई भी लड़की नहीं थी। अच्छा। कोई भी लड़की, सिर्फ मेरी एक एडमिशन हुई थी। तो मैंने कहा मैं कैसे यहाँ पर एडजस्ट करूँगी, लाइक मुझे कुछ भी नहीं पता था लॉ का, लाइक आपको एक वो दिल था कि मैं उस डिग्री को परस्यू करूँ, मगर कुछ नॉलेज नहीं थी इतनी ज़्यादा। तो फिर मैंने कहा भाई ये कैसे होगा सारा कुछ। तो फिर आहिस्ता आहिस्ता, इतने अच्छे मुझे टीचर्स मिले, मैं ये बात यहाँ पर ज़रूर करूँगी कि मुझे हर जगह पर हर कोई सपोर्टिव ही मिला। एक मेरे पेरेंट्स सपोर्टिव थे, उसके बाद जो मुझे टीचर्स मिले, क्लास फेलोज मिले, वो ज़्यादा सपोर्टिव थे। लाइक ऐसे वो बिहेव करते थे कि जैसे उनकी बहन यानी यहाँ पर एडमिशन ली है, टीचर्स ऐसे सपोर्ट करते थे जैसे उनकी बेटी ने यहाँ पर एडमिशन लिया है। वेरी नाइस, वेरी नाइस। तो मतलब सोसाइटी अगर आपको पॉजिटिव रोल प्ले करे तो आपके लिए वाकई आसानी हो जाती है। सही। तो आपके पहले ईयर में कोई एक्टिविटीज़ थी? लाइक जब मैंने एडमिशन ली थी तो कुछ टाइम के बाद फिर दूसरी लड़की भी आ गई थी, तो हमारी पूरी बैच में सिर्फ 2 लड़कियां थी, ठीक है। तब मुझे बहुत ही ऑकवर्ड लगा कि सिर्फ 2 लड़कियां। बेटर देन यू बीइंग अलोन। चले, एक और भी थी। फिर कुछ टाइम के बाद वो आ गई, मैंने कहा शुक्र है कोई लड़की तो आ गई। सही बात। तो उसके बाद फिर मुझे ये रियलाइज हुआ, मैंने मतलब लूप होल्स ढूंढना स्टार्ट कर दिया कि लड़कियां सिर्फ 2 ही क्यों हैं, लाइक क्यों इस लॉ फील्ड में गर्ल्स का रेशो इतना कम क्यों है। तो फिर मुझे ये पता चला कि ये जो लॉ फील्ड है यहाँ पर मेल डोमिनेंसी है। तो मैंने ये डिसाइड किया, फर्स्ट ईयर में मैंने इतनी ज़्यादा एक्टिविटीज़ नहीं की। मेरा जो मेन गोल था वो ये था कि स्पीकिंग पावर्स मेरी ज़्यादा अच्छी हो जाए, तो फिर मैंने डिबेटिंग स्टार्ट कर दी। डिबेटिंग आपने बहुत सही किया, क्योंकि अगर लॉयर के कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छे होंगे तभी ही वो अपनी पॉइंट पोर्ट्रे कर पाएंगे और आप केसेस जीत पाएंगी, लोगों के दिल जीत पाएंगे। सही। तो आपकी शुरुआत डिबेट से हुई। तो आपका पहला कौन सा कंपटीशन था डिबेट में? अच्छा, सबसे पहला मेरा कंपटीशन मैंने इंटरमीडिएट में पूरे कॉलेज में किया था। लाइक पूरे कॉलेज में सारे उसमें सारे थे, फर्स्ट ईयर था, इंटरमीडिएट था, बीए था, मतलब डिफरेंट क्लासेस थे। तो उसमें पूरे कॉलेज में मैंने फर्स्ट प्राइज लिया था। तो दैट टाइम आई रियलाइज कि मुझ में ये डिबेटिंग स्किल्स हैं, तो वो मुझे इनहेंस करने चाहिए। वो मटियारी का एक छोटा सा एरिया था, तो वहाँ पर इतना कंपटीशन नहीं था। प्रैक्टिस से आप स्किल्स पॉलिश करेंगे। तो यूनिवर्सिटी में फिर आपका सबसे पहला कौन सा था कंपटीशन? सबसे पहला कंपटीशन यहाँ पर हैदराबाद में एक प्रेस क्लब में हुआ था।
मुझे एक नाम तो याद नहीं है, बट वो मेरा सबसे पहला था। और तब मुझे रियलाइज़ हुआ कि भाई यहाँ पर बहुत ज़्यादा टफ कंपटीशन है, क्योंकि मटियारी में इतना कोई टफ कंपटीशन था नहीं। तो वहाँ पर मुझे रियलाइज़ हुआ कि अब मुझे ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करनी है अपने ऊपर। और उसके बाद फिर मैं जो भी कंपटीशन होते थे हैदराबाद में, डिबेटिंग के, स्पीच के, कुछ भी होते थे, मैं वहाँ पर पार्टिसिपेट करती थी। अच्छा, उससे हुआ ये कि जो मेरे कोलीग्स थे या जो मेरे फ्रेंड्स थे, ठीक है, जब मैंने करिकुलर एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करना स्टार्ट कर दिया तो मुझे ज़्यादा हेट मिलना स्टार्ट हो गया। आई डोंट नो व्हाई। जब मैंने देखा कि ये सारा जो हेट है वो मेरी तरफ आ रहा है, क्योंकि उनका मेन मोटिव यही था कि भाई तुम अपने स्टडीज से हट जाओगी, क्योंकि अगर तुम करिकुलर एक्टिविटीज करोगी तो तुम्हारा जो माइंड है वहाँ पर ज्यादा फोकस हो जाएगा। स्टूडेंट लाइफ में काफी लोग ऐसे आपको डिमोटिवेट करते हैं कि भाई ऑलराउंडर बनने के चक्कर में आप ना उधर के रहोगे ना उधर के रहोगे, बट आई थिंक ऐसा नहीं होता। दोनों चीजें साथ लेके जरूरी चलना है, और स्पेशली जब आप लॉ की फील्ड में जा रहे हो, इसमें तो ये स्किल्स बहुत इंपॉर्टेंट है। तो किसने आपको सपोर्ट किया जहाँ पे आपको इतना क्रिटिसिज्म थोड़ा मिल रहा था? कोई पर्टिकुलर नाम जिसको आप हाईलाइट करना चाह रही हो? मैं अपने पेरेंट्स को ज्यादा हाईलाइट करना चाहूंगी, क्योंकि मुझे लगता है जितने पेरेंट्स आपके सपोर्टिव होंगे ना, आप उतना ज्यादा सक्सेस हासिल कर सकते हैं। और कुछ फ्रेंड्स हैं मेरी जिनने मुझे सपोर्ट किया, उन लोगों ने कहा कि नहीं राबिया, आपको बैलेंस करना आना चाहिए। जब आपको बैलेंस करना आ जाता है तो फिर आप इजीली दोनों को संभाल सकते हैं। बिल्कुल सही बात है। तो आपकी फर्स्ट ईयर वाज ऑल अबाउट डिबेटिंग एंड एनहेंसिंग योर कम्युनिकेशन स्किल्स। तो आपका जब सेकेंड ईयर स्टार्ट हुआ तब आपने कोई और सेमिनार्स, क्योंकि यूनिवर्सिटी में और भी एक्टिविटीज़ होती हैं, तो कॉन्फ्रेंसेस, क्या आपकी एक्टिविटीज़ थी रिलेटेड टू लॉ एंड एवरीथिंग? अच्छा, उसके बाद फिर मैंने, क्योंकि मेरी डिबेटिंग फील्ड के हिसाब से फिर मेरा जो है फेस वैल्यू बन गया हैदराबाद में, हर कोई मुझे जानने लग गया। तो उससे ये हुआ कि फिर मेरी जो नेटवर्किंग ज़्यादा अच्छी हो गई, तो मैं डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन में आहिस्ता आहिस्ता आने लगी। और फिर मैंने ऑर्गेनाइजिंग कमिटीज़ बनाई ताकि मैं सेमिनार्स और कॉन्फ्रेंसेस करवा सकूं, क्योंकि मेरा मोटिव ही यही था कि मैं गर्ल्स की एजुकेशन पे बात करूं, उनके ह्यूमन राइट्स पे बात करूं, वुमेन राइट्स पर बात करूं, क्योंकि मेरा मोटिव यही था। तो मेरे पास एक पर्टिकुलर एक ये पावर आ गई कि लोग मुझे जान रहे हैं। जब आपको लोग जानते हैं तो फिर आपकी बात भी सुनते हैं। तो दैट इज अ पॉइंट। फिर मैंने सोचा कि अब इसको यूटिलाइज करना चाहिए। जब आपके पास हर चीज हो और आप यूटिलाइज ना करें तो फिर कोई फायदा नहीं। आपके पास नाम भी था, आपके पास टैलेंट भी था, तो व्हाई नॉट कुछ ऐसा बोलो जिससे बाकी वुमेन भी एम्पावर हो। सही बात है। ठीक है। फिर एक मैंने करवाया था लॉ कॉन्फ्रेंस थी, फर्स्ट लॉ कॉन्फ्रेंस वो मैंने करवाई थी जो सिंध म्यूजियम है ऑडिटोरियम हॉल, वहाँ पर करवाई थी। तो वहाँ पर मुझे अच्छी खासी मतलब पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों कमेंट्स सुनने को मिले। तो वो ये था कि भाई मैं जो हूँ बहुत ज़्यादा सोशल हो चुकी हूँ और अपना जो पढ़ाई वाला जो टाइम है वो अब यूटिलाइज नहीं कर रही। वो सारे जो काम, अपनी एनर्जी है वो मैं सोशल एक्टिविटीज़ पे कर रही हूँ। बट व्हाट इज़ माय मोटिव? मेरा मोटिव ही यही था कि भाई मुझे लड़कियों के राइट्स की बात करनी है, उनके बारे में बताना है कि ये चीज़ें ज़्यादा ज़रूरी है। मुझे लगता है कि लड़कियों को ज़्यादा पढ़ाना इसलिए चाहिए ताकि वो आगे को चलकर अपने हुकूक के बारे में बात कर सके। जो लड़की पढ़ी लिखी नहीं होती उनको पता ही नहीं होता कि क्या हमारे हुकूक है, हमें क्या फंडामेंटल राइट्स दिए गए होंगे तो कल को कैसे बात करेंगे। और हमें हमारे जो अवाम है, जो लोकल सोसाइटी, उनको भी मोस्टली मैं अगर देखूं अपने 2 या 3 साल पहले की कि हैदराबाद में बहुत कम ही लोग होंगे जिनको पता हो कि फंडामेंटल राइट्स, कॉन्स्टिट्यूशन में हमें कुछ फंडामेंटल राइट्स दिए गए हैं जो हमें खुद दिए गए हैं, वो हमें यूज़ करने चाहिए, बट हम यूज़ नहीं करते क्योंकि उनको पता ही नहीं। जब आपको अवाम हमारे जो अपर अथॉरिटी है वो बताएगी नहीं कि ये सारी चीज़ें हैं, तब तक आपको नहीं पता चलेगा। नॉलेज ज़रूरी है। कहते हैं ना कि व्हेन यू एजुकेट अ वुमेन यू एजुकेट अ नेशन। ख़वातीन और हजरात, हमारे पास एक लाइव कॉल आई है। ख़वातीन और हजरात, वक्त होता है एक ब्रेक का। ब्रेक लीजिए, कहीं मत जाइए, दिल खोल कर जल्दी वापस आइए। तो क्या जिम्मेदार वो है? जिम्मेदार तो वही है। इंशाअल्लाह हैदराबाद में 5 साल में यूनिवर्सिटीज ना बनी तो आपका हाथ होगा और मेरा गिरेबान होगा। जो लॉलीपॉप नया दिया गया है कि फिर दोबारा से यूनिवर्सिटियां बना दी जाएंगी, ऐसा नहीं है। कोई काम नहीं कर रहा है, करते हैं काम। तो क्या ख्याल है, बुला लें फिर?
लेकिन मैं नहीं समझता कि मामला ऐसे हल होंगे। एजुकेशन के मामले में हम कोई समझौता नहीं करेंगे और अपने लोगों के लिए हम अच्छी से अच्छी एजुकेशन उनको दिलवाएंगे। कोई भी काम वहाँ पर हुआ दिखाई नहीं देता। कानून जो बन चुका है उस पर इम्प्लीमेंट कराना भी एमपी का काम है। सर वादे तो मसाइल के हल के लिए किए गए थे। लोगों के मसाइल के हल के जो लोग जिम्मेदार हैं उन्हें बुलाते हैं, उनसे बात करते हैं। हम इस आवाज को मीडिया पे उठाएंगे, इस पे प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करेंगे, इस पे मुजाहिरे भी करेंगे। आप मुझे ये बताएं काशीगंज में कौन सा मसाइल बताऊं? और हमारा जोनल ऑफिस 24 घंटे अवाम के मसाइल और मसाइल को हल करने के लिए काविशों में लगा रहता है। तो हम उनको बुलाने जा रहे हैं और आपके सवालात के हम मुंतज़िर हैं, बात करते हैं इंशाल्लाह। So every Tuesday night, don't forget to watch Let's Ask with KR only on Jams TV. तो क्या जिम्मेदार वो है? जिम्मेदार तो वही है। इंशाल्लाह हैदराबाद में 5 साल में यूनिवर्सिटीज ना बनी तो आपका हाथ होगा और मेरा गिरेबान होगा। जो लॉलीपॉप नया दिया गया है कि फिर दोबारा से यूनिवर्सिटियां बना दी जाएंगी, ऐसा नहीं कोई काम नहीं कर रहे, करते हैं काम। तो क्या ख्याल है, बुला लें फिर? लेकिन मैं नहीं समझता कि मामला ऐसे हल होंगे। एजुकेशन के मामले में हम कोई समझौता नहीं करेंगे और अपने लोगों के लिए हम अच्छी से अच्छी एजुकेशन उनको दिलवाएंगे। कोई भी काम वहाँ पर हुआ दिखाई नहीं देता। कानून जो बन चुका है उस पर इम्प्लीमेंट कराना भी एमपी का काम है। सर वादे तो मसाइल के हल के लिए किए गए थे। लोगों के मसाइल के हल के जो लोग जिम्मेदार हैं उन्हें बुलाते हैं, उनसे बात करते हैं। हम इस आवाज को मीडिया पे उठाएंगे, इस पे प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करेंगे, इस पे मुजाहिरे भी करेंगे। आप मुझे ये बताएं काशीगंज में कौन सा मसाइल बताऊं? और हमारा जोनल ऑफिस 24 घंटे अवाम के मसाइल और मसाइल को हल करने के लिए काविशों में लगा रहता है। तो हम उनको बुलाने जा रहे हैं और आपके सवालात के हम मुंतज़िर हैं, बात करते हैं इंशाल्लाह। So every Tuesday night, don't forget to watch Let's Ask with KR only on Jams TV. तो क्या जिम्मेदार वो है? जिम्मेदार तो वही है। इंशाल्लाह हैदराबाद में 5 साल में यूनिवर्सिटीज ना बनी तो आपका हाथ होगा और मेरा गिरेबान होगा। जो लॉलीपॉप नया दिया गया है कि फिर दोबारा से यूनिवर्सिटियां बना दी जाएंगी, ऐसा नहीं कोई काम नहीं कर रहे, करते हैं काम। तो क्या ख्याल है, बुला लें फिर? लेकिन मैं नहीं समझता कि मामला ऐसे हल होंगे। एजुकेशन के मामले में हम कोई समझौता नहीं करेंगे और अपने लोगों के लिए हम वेलकम बैक टू माई शो दिल खोल कर। तो हम बात कर रहे थे कि कैसे इन्होंने लॉ का करियर परस्यू किया और कैसे ये अपने स्किल्स और टैलेंट से वुमेन को एम्पावर कर रही है। सो लेट्स कंटिन्यू नोइंग मोर अबाउट हर जर्नी। तो आप बता रही थी इस बारे में, तो आप कोई पर्टिकुलर अगर एग्जांपल्स दे सकें जिससे नाजरीन को और पता चले कि कैसे आपकी जर्नी में आपने एम्पावर किया वुमेन को। अच्छा, उसके बाद जब ये सारी मेरी नेटवर्किंग हो गई और मैंने एक लॉ कॉन्फ्रेंस करवा ली, तो फिर मुझे एक ऑर्गेनाइजेशन ने कांटेक्ट किया था कि आप पूरे हैदराबाद सिटी को एज अ प्रेसिडेंट हैंडल करें। ओके, दैट टाइम आई रियलाइज कि मैं कैसे कर सकती हूँ, क्योंकि एज अ प्रेसिडेंट आई एम अ फीमेल। वो अपनी हिस्ट्री में एक फर्स्ट टाइम हुआ होगा कि एज अ प्रेसिडेंट किसी ऑर्गेनाइजेशन की औरत ने नीचे जो दूसरे डेजिग्नेशन है वो, क्योंकि वहाँ पर सिर्फ औरतें नहीं होंगी, मेल भी होंगे। तो हमेशा ये सोसाइटी ऐसी है, वो हमेशा ये चाहती है कि जिस भी ऑर्गेनाइजेशन में है हमारे जो अपर पोजीशन पर है वो मेल हो। लड़कियों की क्यों सुने? हाँ, वो क्या ऑर्डर दे? सही हाँ, वो ऑर्डर क्यों दे हमें? हाँ। तो जब वो, क्योंकि तब भी मुझे थोड़ा था डर था कि मैं कैसे सारा करूँगी। तो वो क्योंकि वन ईयर का टेन्योर था, तो तब मेरे बड़ी मुश्किल से उनकी बात मान ली, क्योंकि मुझे लगा कि मैं कर लूँगी। ठीक है, जब मैंने कर लिया, मतलब वो साइन कर लिया कि भाई हाँ मैं 1 ईयर का टेन्योर कंप्लीट करूँगी, जो ऑर्गेनाइजेशन थी जिन्हा का पाकिस्तान लॉयर फोरम, ठीक है, तो मैं उसके हैदराबाद की प्रेसिडेंट थी।
दैट टाइम मुझे लगा कि इट्स वेरी डिफिकल्ट, क्योंकि जब मीटिंग्स होती थी लोग बहुत कम आते थे। मुझे तब रियलाइज ही नहीं हुआ कि ऐसा क्यों हो रहा है। जब मैं कोई बात करती थी तो वो इतने लाइटली वे में वो ले लेते थे। तो मुझे यह था कि फिर मैंने कुछ दूसरे मतलब पॉइंट्स हाईलाइट करना स्टार्ट कर दी। जो हमारे प्रेसिडेंट थे इस पूरे ऑर्गेनाइजेशन के, उनसे मैंने बात स्टार्ट कर दी कि क्या करना चाहिए, कैसे हैंडल करना चाहिए। तब मुझे ये रियलाइज हुआ कि भाई हमारी जो सोसाइटी है वो अभी तक उसी पॉइंट पर फंसी हुई है कि भाई हम औरत को नहीं सुनेंगे, हम उनके ऑर्डर्स नहीं मानेंगे। अगर औरत कुछ बोल रही है तो क्या ही बोल रही होगी, उसे तो कुछ पता ही नहीं है, उसे क्या पता होगा। तो ये मेरे लिए चैलेंजिंग फेज था कि फिर मैंने उससे भी बहुत ही अच्छे से हैंडल किया। थोड़ा डिफिकल्ट था, मुझे किसी पॉइंट पर लग रहा था कि नहीं मुझे छोड़ देना चाहिए, बट मैंने वो पूरा ईयर जो है टेन्योर वो कंप्लीट किया, क्योंकि मुझे ये था कि मैं बीच में नहीं छोड़ सकती हूँ। मैंने कभी भी कोई भी काम किया है, जब स्टार्ट कर लेती हूँ ना, तब मेरा ये नहीं होता कि मुझे बीच में छोड़ना है, मुझे ये होता है तो प्रॉपर एंड करना है, ऐसे एंड करना है कि बाकी आने वाले लोगों के लिए एक मिसाल बन जाए। हाँ, ये बात है। क्योंकि आप पहली फीमेल प्रेसिडेंट थी, तो ऑब्वियसली इसके बाद अगर किसी को चांस भी मिलेगा तो उनके पास एक एग्जाम्पल होंगी कि हाँ यार राबिया मेमन थी, ये कर सकती है तो हम भी कर सकते हैं। तो उस लास्ट में मैंने एक कॉन्फ्रेंस करवाई थी प्रेस क्लब में, उसी प्लेटफॉर्म के थ्रू, क्योंकि तब मैं प्रेसिडेंट थी। तब मेरा एक अच्छी स्टोरी मैं आपको सुनाना चाह रही हूँ। वो ये थी कि उस कॉन्फ्रेंस में एक लड़की आई थी मेरे पास, ठीक है, शी इज माय फ्रेंड, शी सेड कि मैं आपकी बड़ी फैन हूँ। तो शी सेड कि आप, मेरी जो मदर है वो आपको ज्यादा देखती है। दैट टाइम आई रियलाइज कि कुछ काम है जो मैं कर चुकी हूँ, ठीक है। पहले वो जितना नहीं होता था, क्योंकि जब लड़कियां आती हैं वो ज्यादा जल्दी इंस्पायर हो जाती हैं, बट वेन आपको ये कॉम्प्लीमेंट मिले कि मेरी मदर आपको ज्यादा फॉलो करती है, बहुत बड़ी बात होती है। दैट टाइम आई रियलाइज मदर्स की मैच्योरिटी लेवल, उनका एक्सपीरियंस अलग है, इफ दे आर लिसनिंग टू यू, मतलब वाकई कोई बात है। हाँ, तब मुझे ये एहसास हुआ कि हाँ मैं कुछ तो काम कर रही हूँ। तब फिर मैं ज्यादा मोटिवेट हो गई। पहले मैं मतलब बीच में कट ऑफ हो जाती थी, वो इस वजह से क्योंकि मुझे लगता है ऐसा जो मेरे हेटर्स हैं वो ज्यादा बढ़ने लगे, रूमर्स बढ़ने लगे, मतलब मुझे ज्यादा से ज्यादा हेट मिलना स्टार्ट हो गया। वो मुझे नहीं पता कि क्यों मिलता, अभी भी मिलता है, बट अब थोड़ा कम हो गया है। अब मुझे नहीं पता कि अब ज्यादा कम क्यों हो गया, बट जब मैं फोर्थ ईयर में थी तब मुझे ज्यादा हेट मिलना स्टार्ट हो गया। तो वो तब मुझे टीचर्स भी मना करते थे कि भाई तो इतना ज्यादा एक्टिव ना रहो, क्योंकि जब आप ज्यादा एक्टिव होते ना तो फिर लोग आप पर बातें करना स्टार्ट हो जाते हैं, मौका मिलता है कि उधर से बात निकालो, उधर से। तो फिर लोग कहते हैं कि नहीं भाई ये इतना एक्टिव क्यों है, एक लड़की होकर हमारी सोसाइटी को सुधार देगी, हम हमारी बेटियों के लिए मतलब वो हो जाएगा कि भाई हमारी लड़कियां कहेंगी कि भाई हाँ हमें भी पढ़ना है। तो ये पॉइंट होती है हमारी सोसाइटी में कि वो चाहते हैं कि नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए। अच्छा, जो हेटर्स बोलते हैं ना पीठ पीछे, तो उसके लिए ये चीज़ मुझे बहुत मोटिवेट करती है कि वो जो बोलने वाले हमारे पीछे इसीलिए बोलते हैं क्योंकि वो हमारे पीछे हैं, उनको पता है कि हम उनसे आगे हैं तभी वो बोल रहे हैं। तो यही बात है, तो अगर कोई बोले तो आपको पता है वो क्यों बोल रहे हैं। सही बात है। अच्छा, मैंने आपका इंस्टाग्राम देखा एंड आई रियलाइज कि भाई आपके माशाल्लाह बहुत ज़्यादा फॉलोअर्स हैं। तो एक तरफ माशाल्लाह आप लॉ कर रही हैं सक्सेसफुली और आपका भी लास्ट सेमेस्टर है, इंशाल्लाह यू विल बी ग्रेजुएटिंग सून, और दूसरी तरफ यू आर अ फेमस इन्फ्लुएंसर। तो ये दो कॉम्बिनेशन, वाओ, लाइक कैसे किया? अच्छा, इन्फ्लुएंसर की जर्नी कैसे स्टार्ट हुई? अच्छा, व्हेन आई वाज इन फर्स्ट ईयर तो मेरा कोई सीन ऐसा था नहीं कि मैं कोई पब्लिक अकाउंट बनाऊंगी, बट जब मैंने डिबेटिंग स्टार्ट की तो जो छोटी छोटी अचीवमेंट्स थी वो मैं पोस्ट करती रहती थी, ठीक है। तो जब आप फर्स्ट ईयर से मैं बात कर रही हूँ तो वो था 2019। जब आप 2019 से मतलब आपके अकाउंट को हैंडल करें, मेरा फेसबुक और इंस्टा दोनों कनेक्टेड है, मैं दोनों की बात करूंगी, ठीक है, फेसबुक और इंस्टा, सही है। तो जब मैं आहिस्ता आहिस्ता उस पर चीजें रखने लगी तो लोग लाइक करने लगे, फॉलो करने लगे, तो आहिस्ता आहिस्ता वो लोग बढ़ते गए, व्यूज आते गए, लाइक और कमेंट्स भी आते गए, ठीक है। जब सेकंड ईयर में थी तब भी मैं ऐसे ही करती थी, जो सेमिनार्स होते थे, जो भी चीजें जो भी मैं रोज मरा करती थी वही सेम मैं पोस्ट कर देती थी, ठीक है। जब मेरा वाज थर्ड ईयर तो फिर मुझे ये रियलाइज हुआ कि मेरे पास अच्छे खासे व्यूज आ रहे हैं, तो इससे लोगों को फायदा पहुंचाया जाए। तो तब मैंने क्या किया था, तब मैंने कहा था कि जो भी फीमेल एंटरप्रेन्योर्स हैं मैं उनको फ्री प्रमोट करूंगी, ठीक है। तब मैंने ये बात कही थी एक वीडियो क्लिप में। तो
मोटिव मेरा ये क्या था, क्योंकि जब मैंने लॉ फील्ड में जब आई थी तब मेरा ये मोटिव था कि भाई मैं लड़कियों को एजुकेशन के बारे में बताना चाह रही हूँ, उनको बताना चाह रही हूँ कि उनके राइट्स क्या है, वुमेन राइट्स के बारे में। तो जब मैं फीमेल एंटरप्रेन्योर्स को भी सपोर्ट कर रही हूँ तो वो भी उसी में कवर कर रहे हैं। हाँ बिल्कुल। तो फिर आहिस्ता आहिस्ता लोग मुझे अप्रोच करते थे, अपनी जो भी प्रोडक्ट हो या कुछ भी जो भी वो सर्विसेज देते थे वो मुझसे कांटेक्ट करते थे, फिर मैं इनको प्रमोट कर देती थी। और ये आपकी बहुत अच्छी सोच है, लाइक फ्री ऑफ कॉस्ट आप प्रमोट कर रही हैं, किसी के फॉलोअर्स बढ़ रहे हैं आपकी वजह से। हम सब भी सोच रहे हैं और नाजरीन भी हम सब आपको दे देते हैं। जरूर जरूर। इवन तो अभी मैं फीमेल एंटरप्रेन्योर जो स्मॉल बिजनेस ओनर्स हैं मैं उनको भी अभी फ्री प्रमोट करती हूँ। दैट्स वेरी नाइस। आप अगर दूसरों के लिए अच्छा सोचोगे तभी आपके लिए अच्छा होगा। फिर अब 5 सालों में ये आपकी जर्नी कैसे रही? हम 3rd ईयर पे थे। हाँ 3rd ईयर पे, उसके बाद 4th ईयर में भी आहिस्ता आहिस्ता ऐसे फिर मैं वीडियोस बनाती गई, क्योंकि मुझे शौक था स्टाइलिंग वीडियोस का और डिफरेंट वीडियोस बनाने का। तो फिर वो जो चीज़ें थी वो मैं पोस्ट करने लग गई। जब वो मैं पोस्ट करने लग गई तो फिर उससे ज़्यादा व्यूज़ बढ़ने लगे, लाइक्स कमेंट्स आने लगे और जो फॉलोअर्स है वो भी ज़्यादा बढ़ने लगे। तो फिर मैंने कहा क्यों ना मैं अब इसको वही एज ए इन्फ्लुएंसर ही बन जाऊं और जो भी मतलब पेड प्रमोशन में करती हूँ, मगर उन ब्रांड्स की जो अफोर्ड कर सकते हैं, जो अफोर्ड नहीं कर सकते वो मैं फ्री ऑफ कॉस्ट कर देती हूँ। विच इज़ कम्प्लीटली फाइन। सही। तो ये थी आपकी इन्फ्लुएंसर की जर्नी और आपकी लॉ की जर्नी। अब मुझे ये एक सवाल आ रहा है माइंड में कि आप नेक्स्ट 10 ईयर्स में अपने आप को कहाँ पे देखते हैं? अच्छा मुझे डिस्क्लोज करना है थोड़ा सा यार, नेक्स्ट 5 इयर्स में कहाँ पे देखते हैं? लाइक क्योंकि बिकॉज यू आर ग्रेजुएटिंग नाउ, तो वी ऑल वांट टू नो कि आपके एज अ लॉयर आपके क्या गोल्स हैं, और आपने क्योंकि आप इन्फ्लुएंसर भी है तो हमें जानना है थोड़ा सा और मोटिवेट होना है हम सबको। अच्छा ठीक है। वैसे तो मैं बताती नहीं हूँ अपने, क्योंकि जब इंसान बता देता है ना अपने मूव्स वो फिर होते नहीं है, लाइक वो हमेशा। लेकिन जब इंसान मीडिया पे बताता है ना तो फिर उनको होता है कि अब तो करना है, इतना नहीं तो इससे ज्यादा करना है, अब आगे रहना है। ये बात ठीक है। मुझे तो एडवोकेसी करनी है, क्योंकि जब मैं इस फील्ड में आई थी तो बहुत से लोगों ने मुझे ये कहा था कि इस फील्ड में जा तो रही हो मगर तुम आगे चलकर जुडिशरी कर लेना, ठीक है, क्योंकि वो एक सेफ साइड होती है लड़कियों के लिए और एडवोकेसी इज वेरी हार्ड, आप वो परस्यू नहीं कर पाएंगी। बट मेरा मोटिव ही यही है कि मैं लोगों को बताऊं कि भाई एडवोकेसी भी लड़कियां कर सकती हैं, वो भी केस हैंडल कर सकती हैं। तो जो मेरा मोटिव यही है कि मैं जो हैदराबाद में जो स्पेस बचा हुआ है लड़कियों के लिए एडवोकेसी की वो मैं फिल कर दूं। तो मेरा मोटिव ही यही है कि मैं एडवोकेसी करूं। वेरी नाइस। इंशाल्लाह हम चाहेंगे कि आप बहुत ज़्यादा कामयाब हों और आपको देख के और भी लोग मोटिवेट हों। जाने से पहले मैं अपने हर गेस्ट को कहती हूँ कि आप हमारे नाज़रीन के लिए एक पीस ऑफ एडवाइस दे दें। अच्छा, एडवाइस ये है कि जब भी आपको लगे कि हम डिमोटिवेट हो गए हैं, हमारे पास कोई रास्ता नहीं बचा, तब आप सिर्फ ये सोचिएगा कि भाई हमने पास्ट में ऐसा क्या काम क्या है जिससे हमें मोटिवेशन जरूर मिलती है। वो मोटिवेशन आप वो साइड में रखकर ये सोचिए कि वही सेम स्ट्रगल हमें 1 साल 2 साल फिर से करनी है, शायद हमें कुछ ना कुछ रिवार्ड जरूर मिलेगा। तो स्ट्रगल रुकनी नहीं चाहिए हमेशा। लाइफ इज अ स्ट्रगल। मैं समझती हूँ कि लाइफ एक स्ट्रगल है। आप जितनी ज्यादा स्ट्रगल करेंगी उतनी ज्यादा आपको सक्सेस मिलेगी। बिल्कुल बिल्कुल बेहतरीन। थैंक यू सो मच आने के लिए और अपनी प्यारी सी जर्नी शेयर करने के लिए। थैंक यू। जाने से पहले मैं भी कुछ कहूँगी दैट वुमेन हु आर ग्रोइंग, लर्निंग एंड सपोर्टिंग ईच अदर, दैट्स द मोस्ट पावरफुल थिंग ऑन अर्थ एंड ओनली एम्पावर्ड वुमेन कैन एम्पावर वुमेन। सो लेट्स कंटिन्यू सपोर्टिंग ईच अदर। हमारी जल्द मुलाकात होगी एक और ज़बरदस्त एपिसोड में एक ज़बरदस्त गेस्ट के साथ। तब तक के लिए ख्याल रखें, दिल खोलकर मुस्कुराएं, दिल खोलकर। अल्लाह हाफिज़।